तो आज मैं इस साल हैलोवीन पर रिलीज हुई एक बेहतरीन हॉरर फिल्म कम प्ले की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसके राइटर डायरेक्टर हैं जेकब चेज। ये फिल्म 2017 में आई एक शॉर्ट हॉरर फिल्म लैरी से इंस्पायर्ड है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने हाल ही में द ब्लैक कोट्स डॉटर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। एंड हाँ, इन केस अगर आपने मिस कर दिया है तो हमने एक अपना नया चैनल प्लॉट सीरीज शुरू करा है, जहां पर हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीजें और मूवीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाले हैं। तो वहां पर जाकर जल्दी से आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत एक 8 से 9 साल के बच्चे ओलिवर के साथ में होती है, जो कि एक नॉन वर्बल ऑटिस्टिक बच्चा है। ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं जिनका ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होता है। ये एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जहां पर बच्चे अटक अटक कर बोलते हैं। जन्म से कुछ वर्षों तक सिर्फ इशारे से ही बात करते हैं, दूसरों से नजर मिलाने से डरते हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने में रुचि नहीं रखते। ये एबनॉर्मली अपने हाथ, उंगली और बॉडी को हिलाते रहते हैं, जिससे उनको रिलैक्स फील होता है। ये कई वर्ड को बार बार रिपीट भी करते हैं। यहाँ पर ओलिवर म्यूट नहीं था, पर उसकी बोलने की कैपेसिटी अभी भी डेवलप नहीं हुई थी। ये सिर्फ हमिंग कर सकता था और हमिंग करते हुए ही चिल्ला सकता था, पर एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोलता था। इसलिए वो दूसरों से बात करने के लिए मोबाइल में एक टेक्स्ट टू स्पीच ऐप यूज करता था। अब ओलिवर अपने मोबाइल पर स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स कार्टून देख रहा था। बैकग्राउंड में हम उसके पेरेंट्स को फाइट करते हुए सुनते हैं। अब एक मिस्टीरियस क्रीचर ओलिवर को उसके फोन के थ्रू ऑब्जर्व करता है। आधी रात में ओलिवर उठता है और अपने मॉम डैड के रूम में जाता है, जहां सिर्फ उसकी मॉम सैरा थी और उसके डैड मार्टी नीचे सोफे पर सो रहे थे। ओलिवर किचन में से जूस लेकर अपने रूम में सोने जाता है, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। वो नोटिफिकेशन एक चिल्ड्रन स्टोरी की थी, जिसका नाम मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर्स था। ये एक क्रीचर लैरी के बारे में था, जो कि अकेला था और दोस्त बनाना चाहता था। जैसे ही ओलिवर फर्स्ट पेज पढ़ता है, उसके रूम की, कॉरिडोर की सभी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं। कॉरिडोर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ओलिवर पैनिक में डोर खोलता है, पर एक क्रीचर डरावनी साउंड करके डोर खोलने लगता है। ओलिवर हमिंग साउंड में चिल्लाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम वहां पर आकर उसे शांत करती है। ओलिवर मोबाइल में लिखकर ये कहता है कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, जिसे उसकी मॉम बच्चे का नाइटमेयर समझकर इग्नोर कर देती है। यहाँ पर ओलिवर अपने डैड मार्टी से क्लोज था और उसे कम्युनिकेट करा करता था। सैरा से वो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करता था। अब स्कूल के फील्ड में 3 लड़के बायरन, मैट और जैक ओलिवर को बुली करते हैं। उसे मोनर बोनर कह के गाली देते हैं। स्कूल में मोबाइल फोन यूज करना बाकी बच्चों के लिए बैन था, पर ओलिवर उसे यूज कर सकता था, इसलिए ये बच्चे ओलिवर से जलते थे। अब बायरन ओलिवर पर अटैक करके उसके फोन को फील्ड में फेंक देता है। ओलिवर अब पैनिक में फोन को ढूंढने जाता है, पर वो उसको कहीं नहीं मिलता। वो अपनी नर्वसनेस में टैंट्रम्स करके वहीं सर्कल्स में घूमने लगता है। ऑटिस्टिक बच्चों का नर्वसनेस पर ऐसा करना कॉमन है। खैर, सैरा अब ओलिवर को उसके रेगुलर डॉक्टर के पास में ले जाती है, जहां पर डॉक्टर ये कहती है कि उसे कम्युनिकेट करने में टाइम लगेगा। वो सैरा को ओलिवर को उसके उम्र के बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करवाने का एडवाइस देती है। मार्टी एक पार्किंग गैराज अटेंडेंट था, जिसके पास एक डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए एक लेजर इंस्ट्रूमेंट था, जो कि ये बताता था कि कोई वस्तु यूज करने वाले से कितनी दूरी पर है। आज मार्टी को पार्किंग लॉट में एक लेफ्ट ओवर बॉक्स भी मिलता है, जिसके अंदर एक आईपैड था। जैसे ही वो उसको ऑन करता है, उसके कैबिन की लाइट्स फ्लिकर होकर बंद हो जाती हैं। डोर अपने आप ओपन हो जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिससे उसके कैबिन में पड़े हुए पेपर्स उड़कर बाहर चले जाते हैं। जब मार्टी लाइट्स को फिर से जला रहा था, तो हम बैकग्राउंड में ये देखते हैं कि सभी उड़कर गए पेपर्स अपने आप ही हवा में एक क्रीचर का रूप ले लेते हैं। वो क्रीचर अब मार्टी को ही घूर रहा था, लेकिन जैसे ही वो लाइट्स को ठीक करता है और पीछे मुड़ता है, तो वो पेपर्स अपने आप ही उड़ जाते हैं। अब मार्टी ओलिवर को इस आईपैड को गिफ्ट कर देता है। मार्टी और सैरा अपने डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग रहने का डिसाइड करते हैं और मार्टी घर छोड़कर चला जाता है।
ओलिवर अपने रूम में स्नैपचैट ऑन करके क्रीपी फेस फिल्टर्स ट्राई करता है, जहां पर अचानक से उसके फेस के साइड में एक और दूसरा फेस भी दिखता है, लेकिन रियलिटी में वहां पर कोई भी नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग ओलिवर आईपैड पर टाइप करता है कि क्या डैड चले गए। तभी आईपैड पर मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर्स का नोटिफिकेशन फिर से आता है। आईपैड अब अपने आप ही बोलने लगता है, जहां पर लैरी ये कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ओलिवर इससे डर कर कांपने लगता है और उस आईपैड को अपने रूम के क्लोजेट में बंद कर देता है। बाद में सैरा उससे ये कहती है कि आज उसके फ्रेंड्स उनके घर पर खेलने और सोने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ उसे एंजॉय करना होगा। बायरन की मॉम जेनिफर बायरन, मैट और जैक को ओलिवर के घर छोड़ने आती है। खेलने के बाद में जब बच्चे सो रहे थे तो ओलिवर हमिंग साउंड कर रहा था उस क्लोजेट को देखकर। यहाँ पर उसे उस आईपैड से और इन बच्चों से डर लग रहा था। ओलिवर के साउंड से बाकी बच्चे सो नहीं पाते और बायरन क्लोजेट खोलकर देखता है कि वहां पर आखिर है क्या। वहां पर रखे हुए आईपैड को वो उठाता है, जहां पर अब वो स्टोरी फिर से फ्लैश हो रही थी। बायरन स्टोरी को पढ़ने लगता है कि लैरी को एक फ्रेंड चाहिए। लैरी लंबा है, पतला है और पेल है। लैरी उस दुनिया से है जिसको वो नहीं जानते। लैरी उनको एक विंडो से वॉच करता है जो उनके वर्ल्ड को उसके वर्ल्ड से जोड़ता है। लैरी ये चाहता है कि वो पूरी स्टोरी पढ़ें ताकि वो विंडोज इन दोनों दुनियाओं के बीच का एक डोर बन सके। बायरन को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी घर की सारी लाइट्स अपने आप ब्लास्ट हो जाती हैं। बच्चे अब चिल्लाने लगते हैं और उन्हें रूम के कोने से किसी की आवाज सुनाई देती है। ओलिवर अब आईपैड के कैमरा से देखता है तो उसे वहां पर एक क्रीचर दिखाई देता है और वही लैरी था। वो नॉर्मल आंखों से किसी को नहीं दिखता था, पर आईपैड के कैमरा से देखने पर दिखता था। अब सभी बच्चे भी लैरी को देखते हैं, जहां पर बायरन होशियारी मारते हुए ये कहता है कि कोने में कोई नहीं है, ये सब झूठ है। और वो आगे की स्टोरी को पढ़ने लगता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना था। वहां पर ये लिखा था कि लैरी जानता है कि तुम अकेले हो, तुम्हें एक सच्चा दोस्त चाहिए, तो क्या तुम लैरी के दोस्त बनोगे। अब वो कोने में जाता है और कहता है कि देखो यहाँ पर कोई नहीं है। और तभी लैरी उसके सामने वाली टेबल को मूव करता है और उसे उठाकर उसका गला दबाने लगता है। बाकी बच्चे शॉक में चिल्लाने लगते हैं और सैरा वहां पर आ जाती है। ये तीनों बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने ओलिवर पर इल्जाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि उसी ने बायरन को मारा। अब इन सब के चलते होता यह है कि घर के अंदर सैरा को भी लैरी की मौजूदगी महसूस होती है। जब ओलिवर स्कूल जाता है तो वो नोटिस करता है कि बायरन वहां पर 2 दिन से स्कूल नहीं आया है। और उसी वक्त सैरा के फोन पर जेनिफर का फोन आता है, जहां पर वो ये बोलती है कि बायरन ने 2 दिन से कुछ भी नहीं बोला है और ना ही कुछ खाया है। सैरा एंड ओलिवर बायरन से मिलते हैं, जहां पर बायरन ये कहता है कि मुझे ओलिवर ने नहीं बल्कि लैरी ने मारा था। मैंने लैरी को महसूस किया है, वो मेरा गला दबा रहा था। सैरा इन सब से टेंशन में आ जाती है और अपना सारा सामान लेकर मार्टी के घर पर आ जाती है। वो सारी स्टोरी मार्टी को एक्सप्लेन करती है, जिसे वो सीरियसली नहीं लेता और वो उसे उसका हेलुसिनेशन मानता है। अब इन सब के चलते होता यह है कि मार्टी ओलिवर को अपने काम करने की जगह पर ले जाता है। अब उस आईपैड पर मार्टी को लैरी की कहानी दिखती है, जिसे वो रीड करने लगता है, जिसके चलते लाइट खराब हो जाती है। जब मार्टी लाइट रिपेयर कर रहा था तब ओलिवर डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से खेलने लगता है। उसे वो ओपन स्पेस में पॉइंट करता है तो इंस्ट्रूमेंट कम से कम 300 फीट का डिस्टेंस दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है तो डिस्टेंस लिखा था 50 फीट और रियलिटी में वहां पर कोई भी नहीं था। अचानक से ही वो डिस्टेंस 50 से कम होकर 40, 30, 20, 10 होकर 3 फीट हो जाता है और अभी भी वहां पर कोई नहीं दिखता, पर इंस्ट्रूमेंट ये दिखा रहा था कि वहां पर कोई है। ओलिवर अपने पास के एक इलास्टिक स्टिकिंग बैंड को हवा में फेंकता है तो वो हवा में ही चिपक जाता है, इम्प्लाइंग कि लैरी वहां पर है। और ओलिवर अपना हाथ हवा में आगे बढ़ाता है और यहाँ पर हमको लिटरली कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि लैरी नॉर्मल आई से किसी को भी नहीं दिखता था। मार्टी के काम करने वाली जगह की लाइट जो थी वो ठीक हो जाती है और वो ओलिवर को अंदर ले जाता है। मार्टी उसे ये कहता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वो खुद कैमरा में देखता है। अब यहाँ पर लैरी उसी कैबिन में था। जैसे ही मार्टी मुड़ता है ओलिवर को लैरी हवा में उठा लेता है। इसे अब मार्टी कैमरा के ग्लास के रिफ्लेक्शन में देखता है और डर कर ओलिवर को लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसने वहां पर ग्लास रिफ्लेक्शन में लैरी की रेड आइज देखी थी। घर में ओलिवर एक ड्राइंग के सहारे मार्टी और सैरा से ये कहता है कि लैरी पैरेलल वर्ल्ड में है, जो कि इस वर्ल्ड का फोटोकॉपी है। वो यहाँ पर लाइट के सहारे ट्रांसमिट होता है और अब वो दोनों मिलकर उस आईपैड को तोड़ देते हैं।
अब स्कूल में बायरन ओलिवर से मिलता है और ये पूछता है कि तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते, पर ऐसा क्यों? ओलिवर ये कहता है कि ये झूठ है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब कई दिन पहले ओलिवर ने बायरन को मुक्का मार दिया था, जिससे इनकी मॉम्स के बीच में झगड़ा हो गया था। सैरा ने तब जेनिफर से झूठ बोला था कि ओलिवर बायरन का दोस्त बनना नहीं चाहता और तभी से बायरन ओलिवर को बुली कर रहा था। लेकिन अब इसके चलते होता यह है कि बायरन और ओलिवर फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली रात फिर से मार्टी के कैबिन में लैरी वाली स्टोरी उसके फोन पर दिखाई देती है, जहां पर लैरी इस बार उसको धमकी देता है कि जो कोई भी उसके फ्रेंड से उसको मिलने से रोकेगा वो उसको नहीं छोड़ेगा। अब कैबिन अपने आप लॉक हो जाता है और कैबिन के आसपास के लोकेलिटी की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लैरी अब अंदर आ जाता है, जिसको मार्टी अपने कैमरा से देखता है, जिससे मार्टी डरकर कार में भागने लगता है तो लैरी भी उसका पीछा करता है। हम यहाँ पर एक सीन को देखते हैं कि जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रीट लाइट्स ऑफ होती चली जाती हैं। अब लैरी मार्टी के फोन से बाहर आकर कार में ही बैठ जाता है, जिसके चलते मार्टी डर जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर लैरी एक फिजिकल क्रीचर होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में चलता था। जहाँ जहाँ पावर होती थी वहां से वो बाहर आ सकता था, जैसे कि मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टीवीज, टैबलेट्स एटसेट्रा, और इन्हीं सब से वो कम्युनिकेट किया करता था। सैरा को अब मार्टी की न्यूज मिलती है, जहां पर वो हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस है। उसे यकीन था कि इसके पीछे लैरी है और तभी टीवी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि फिनिश द स्टोरी। जब सैरा इस चीज के लिए मना करती है तो टीवी पर एंडिंग फ्लैश होती है, जहां पर लैरी एक बच्चे के हाथ को पकड़कर अपने वर्ल्ड में ले जा रहा था। सैरा अब घर के टीवी, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स को घर के बाहर फेंक देती है, घर के बल्ब्स को निकालकर फेंक देती है। अब लैरी उनके घर में आता है और इस बार वो क्लियरली एक क्रीचर के रूप में दिखता है, जो कि शायद यहाँ पर ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए था कि हाँ, इस फिल्म के अंदर वाकई में कोई क्रीचर है, वरना लैरी नॉर्मल आइज को नहीं दिखता। ये एक इंडिकेशन थी कि वो अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ चुका था। और ये जो क्रीचर है यानी कि लैरी, ये SCP-096 से मिलता जुलता है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको एंड में दूंगा। सैरा और ओलिवर अब एक बेड के नीचे छुप जाते हैं, जहां पर ओलिवर लिखकर ये कहता है कि उसने झूठ बोलकर उससे उसका दोस्त छीन लिया, जिससे इस सब की शुरुआत हुई। सैरा भी अब उससे माफी मांगती है। उसका ये कहना था कि वो उसको बस प्रोटेक्ट कर रही थी। लैरी अब उनके बेड के ऊपर था और जाने ही वाला था, लेकिन ओलिवर एकदम से ही फील्ड चिल्लाने लगता है। लैरी अब इन पर हमला करता है और ओलिवर अपने बेसबॉल बैट से रूम के सभी बल्ब्स को तोड़ देता है और इलेक्ट्रिसिटी काट देता है। हम यहाँ पर लैरी को डिसइंटीग्रेट होते हुए देख पाते हैं, जिसका एक ही मतलब था कि लैरी वहां पर आ सकता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब ये दोनों घर से भागकर स्कूल के फील्ड में चले जाते हैं, जहां पर चारों ओर पावर नहीं थी। अब फिल्म में हमने ये देखा था कि शुरुआत में बायरन ने ओलिवर के फोन को इसी फील्ड में कहीं पर फेंक दिया था, जो कि चलता हुआ फोन था। अब लैरी उस फोन के अंदर से आता है और इन दोनों पर हमला करता है और इस बार वो ओलिवर को उठाकर ले जाता है। ओलिवर को अब समझ में आता है कि वो लैरी से जीत नहीं सकता, तो वो उसके साथ जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी सैरा वहां पर आकर अपना हाथ आगे कर देती है और लैरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ओलिवर अब पहली बार सैरा की आंखों में देखकर रोने लगता है, जिससे सैरा बहुत खुश होती है। अब अचानक से ही सैरा की आंखें बाहर आने लगती हैं और उसका चेहरा पेल हो जाता है और लैरी सैरा को अपनी दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर मार्टी जिंदा था और वो ओलिवर को डॉक्टर के पास रेगुलरली ले जाता है, जहाँ पर ओलिवर अपनी स्पीच को इम्प्रूव करता है। वो ये कहता है कि मॉम लव्स मी। यहाँ पर हुआ ये था कि सैरा ऑफिशियली मिसिंग थी, एज मार्टी सबको सब कुछ नहीं बता सकता था और उसकी बात पर यकीन करने वाला कोई भी नहीं था। ओलिवर अब स्कूल में बायरन और मैट से मिलता है, जहां तीनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि आज से वो हमेशा दोस्त रहेंगे और कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसी रात ओलिवर लाइट्स को फिर से फ्लिकर होते हुए देखता है और अपने रूम से नीचे आता है। मार्टी ओलिवर को हवा में घूमते और हंसते हुए देखता है। जब वो फोन के कैमरा से देखता है तो वहां पर सैरा का भूत था, जो कि ओलिवर के साथ में खेल रहा था। इस चीज को देखकर मार्टी अब खुशी से रोने लगता है और ये सोचता है कि उसने अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया, इवन आफ्टर गोइंग टू द अदर वर्ल्ड, और उसको उसकी अहमियत समझ आ जाती है। और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी कम प्ले फिल्म की कहानी। यहाँ पर जो लैरी का कैरेक्टर है वो SCP-096 से बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पर एक पैरेलल वर्ल्ड का क्रीचर था जो कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए ट्रांसमिट होकर आता था। वो स्क्रीन से हमारी दुनिया को देखता था जिसे वो विंडोज कहता था। उसे एक फ्रेंड चाहिए था जिसे वो अपने वर्ल्ड में ले जाना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि लोग अपनी इच्छा से उसके साथ जा सकते थे और तभी वो उनको ले जा सकता था। इसलिए वो उनको इस कदर डराया करता कि वो खुद ही आने पर मजबूर हो जाएं। फिल्म के अंदर हम ये देखते हैं कि उसको ओलिवर को किडनैप करने का मौका कई बार मिला, पर उसने उसको किडनैप नहीं किया बल्कि उसे फोर्स किया उसके साथ चलने के लिए। लैरी ने ओलिवर के पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को हॉन्ट किया ताकि ओलिवर की उनसे जुड़ी हुई अटैचमेंट खत्म हो जाए और वो खुद से उसके साथ चले। बट हुआ ये कि उसके इस मास्टर प्लान को सैरा ने बिगाड़ दिया। सैरा ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी दोस्त बनेगी तो लैरी मान गया। आफ्टर ऑल उसको बस एक दोस्त ही चाहिए था। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये SCP-096 की एडेप्टेशन है और उसके बाद में 2017 में जो लैरी शॉर्ट फिल्म आई थी, इस फिल्म को उसी के आधार पर बनाया गया। तो यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी है वो ये है कि SCP-096, उसके बाद में आती है लैरी और उसके बाद में आती है कम्प्ले। दूसरा, इस फिल्म का एक और मीनिंग है। यहाँ पर लैरी लोनलीनेस को दर्शाता है। लैरी के साथ कोई भी नहीं था। सेम गोस फॉर ओलिवर। एंड सैरा ने बायरन से ओलिवर की दोस्ती तोड़वा दी थी, जिस गलती का उसको पछतावा अंत में हुआ और उसने खुद की कुर्बानी दे दी ताकि ओलिवर बच जाए। मार्टी को अपनी बीवी की अहमियत पता चल गई कि वो सही थी। डॉक्टर ने ओलिवर की उम्र के बच्चों के साथ में खेलने के लिए उसको कहा था, लेकिन सैरा ने उसका उल्टा किया। एंड में सैरा इस दुनिया में आई एंड आई एम श्योर कि वो अब लैरी को रोकती होगी ताकि वो किसी और को अपनी दुनिया में ना ला पाए। एंड देखा जाए तो लैरी ने किसी को भी नहीं मारा, वो बस ओलिवर को प्रोटेक्ट कर रहा था। सबसे बड़ी बात कि लैरी किसी और की इच्छा अनुसार ही उनको अपनी दुनिया में ले जा सकता है, बट ओलिवर कब माना? तो जब मार्टी उसको अपने काम करने की जगह पर लेकर गया था तो ओलिवर ने हवा में अपना हाथ लैरी के हाथों में दिया था, यानी कि हैंडशेक कर दिया, जो कि लैरी के लिए ये इंडिकेशन था कि वो उसका दोस्त बनना चाहता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर आप SCP के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नए चैनल प्लॉट सीरीज को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।